नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आप लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। एक बार इस क्लास को दोस्तों अपनी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ इस क्लास का आनंद ले सके, इसका लाभ उठा सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस क्लास से दोस्तों लाभ ले सके। नमस्कार बेटा, नमस्कार, राधे राधे बेटा, सभी को नमस्कार बेटा। चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए दोस्तों अपन भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े साम्राज्य का इतिहास अपन देख रहे हैं और अपना टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों अपन ने राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर लिया था। राजनीतिक स्थिति के बाद में प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति के बाद में दोस्तों अपन ने न्यायिक स्थिति या न्यायिक प्रशासन और उसके बाद में सैनिक प्रशासन। पिछली कक्षाओं में दोस्तों हमने यहाँ तक अपने क्लास का आनंद अपन ने ले लिया था। आगे अपन चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों देखिए सभी को नमस्कार बेटा, नमस्कार। एक बार अपने इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो आपके साथी है वो इस क्लास से जुड़ सके और अपना पढ़ाई जारी रख सके। देखिए बेटा आज अपन गुप्त काल के अंतर्गत इसी में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक है दोस्तों आपका कि गुप्त काल में सामाजिक स्थिति। देखिए बेटा गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत समाज की स्थिति कैसी थी, समाज में कौन कौन से प्रथाओं का प्रचलन था या समाज के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे, वो दोस्तों अपन देखेंगे। देखिए बेटा अपन देखते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए गुप्तकालीन समाज, देखिए गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। देखिए बहुत आनंद दोस्तों आपका इस क्लास के अंतर्गत आने वाला है। एक बार दोस्तों सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। एक बार दोस्तों अपने इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे अपन क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। देखिए बेटा गुप्तकालीन समाज में, गुप्तकालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। क्या था दोस्तों कि गुप्त काल के अंतर्गत जो ब्राह्मण वर्ग था या ब्राह्मण जो जाति थी उसका स्थान दोस्तों सर्वोच्च माना जाता था। यानी कि गुप्त काल के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि भारतीय सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ध्यान देना कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान किस काल में या किस वंश में हुआ, आपके इस गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों भारतीय जो सनातन धर्म है उसका पुनरुत्थान माना जाता है। तो ध्यान देना कि गुप्त काल के अंतर्गत ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था। यानी कि जो आपका ब्राह्मण जो वर्ग था उसका स्थान सर्वोच्च था। देखिए दोस्तों इस काल में भी समाज चार वर्गों में विभाजित था। वही दोस्तों आपका जो आपके वैदिक काल से चला आ रहा था,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यानी कि गुप्त काल में भी आपका जो समाज था वो दोस्तों 4 वर्णों या 4 वर्गों के अंतर्गत विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा आगे अपन चलते हैं कि गुप्त कालीन समाज में या इस काल के समाज में आपत धर्म की व्यवस्था थी। आपत धर्म की व्यवस्था थी। देखिए बेटा नया शब्द आया है लेकिन इजी बहुत है। देखिए दोस्तों कि गुप्त काल के अंतर्गत यानी कि जो समाज था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो समाज था दोस्तों उन समाजों में आपत धर्म की व्यवस्था थी। आपत का मतलब होता है कि आपातकाल के अंतर्गत कोई सा भी धर्म और कोई सा भी समाज अपना सकता था इस काल का लोग, तो इसीलिए इस काल में आपत धर्म की व्यवस्था थी। यहां तक समस्या नहीं है, समझ में आ गया बेटा। नया शब्द है लेकिन इजी बहुत है। आपत धर्म का मतलब है कि गुप्त काल के लोग या गुप्त कालीन जो समाज था अपने हिसाब से किसी भी समय किसी भी धर्म को अपना सकता था। आपातकाल के समय उसे क्या कहा गया है, आपत धर्म की व्यवस्था इस काल के अंतर्गत थी। बेटा सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ करके दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है भारतीय इतिहास की क्लास दोस्तों लेते हुए आपके साथ। दोस्तों आपको भी बहुत आनंद और मजा आ रहा होगा इतिहास की क्लास का। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। आगे देखिए अब कैसे है आपत समाज की व्यवस्था कि मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम नाटक में उल्लेख है। मृच्छ कटिकम नाटक में उल्लेख है कि चारुदत्ता ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार वाणिज्य करता था। क्या करता था दोस्तों, व्यापार वाणिज्य करता था। समझ में आ गई बात। एक बार इधर देखिए बेटा, एक बार इधर देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत सरल है आपके लिए। देखिए दोस्तों अपन गुप्त काल के अंतर्गत गुप्त कालीन समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए गुप्त काल के अंतर्गत जो समाज था उसकी स्थिति कैसी थी, समाज में कौन कौन से वर्ण थे, समाज के अंतर्गत कौन कौन से प्रथाएं प्रचलित थी, समाज कौन से धर्म को मानता था, कौन से धर्म का सर्वोच्च स्थान था, कौन से वर्ण का सर्वोच्च स्थान इस काल में था, वही चर्चा दोस्तों अपन करने जा रहे। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान देना कि किसी भी वंश या इतिहास के अंतर्गत दोस्तों अपन जब इतिहास का अध्ययन करते तो ध्यान देना कि आपके राजनीतिक स्थिति से आज के समय में क्वेश्चन आना बंद हो गया है। ध्यान देना कि आज की स्थिति में राजनीतिक स्थिति से क्वेश्चन आना बहुत कम हो गया है, जबकि क्वेश्चन का स्तर आपका दोस्तों जो समाज है, कला संस्कृति है और न्यायिक व्यवस्था है या प्रशासनिक जो कारण है वहां से दोस्तों आपके एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आना प्रारंभ हो गया है। इसलिए थोड़ा यहां ध्यान देने की आपको जरूरत है। देखिए बेटा कि गुप्त कालीन जो समाज था आपका उसमें सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है, गुप्त काल में ब्राह्मणों का माना गया है। किसका बेटा, ब्राह्मणों को माना गया है सर्वोच्च स्थान। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य।
इस काल में दोस्तों जो समाज था आपका 4 वर्णों में विभाजित था, जो अपन अच्छी तरह जानते हैं, वैदिक काल से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे। यानी कि इस समय समाज 4 वर्णों या वर्गों के अंतर्गत विभाजित था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए चारों वर्ण। देखिए इस काल के समाज में दोस्तों आपत धर्म की व्यवस्था थी। कौन से धर्म की बेटा? आपत धर्म की व्यवस्था थी। शब्द नया है, आप लोगों के लिए शब्द नया है, लेकिन दोस्तों ये जी बहुत है। कई बार इसके बारे में पूछा गया है कि किस काल के अंतर्गत दोस्तों समाज में आपत धर्म की व्यवस्था थी। सिर्फ और सिर्फ आपका गुप्त काल ऐसा था भारतीय इतिहास में, जिसमें दोस्तों आपके आपत धर्म की व्यवस्था समाज में प्रचलन में थी या प्रचलित थी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आपत धर्म का अर्थ होता है बेटा कि जब समाज का कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति और परिस्थिति में किसी दूसरे धर्म या दूसरे व्यवसाय को अपना लेता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपत धर्म कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? आपत धर्म। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं कि आपत धर्म कैसे है। देखिए गुप्त काल का एक बहुत बड़ा आपका नाटक और ग्रंथ है मृच्छकटिकम। कौन सा है बेटा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में उल्लेख है कि चारुदत्ता ब्राह्मण था। कौन था बेटा? ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण होते हुए भी बेटा क्या काम कर रहा है? व्यापार वाणिज्य का काम कर रहा है। व्यापार वाणिज्य का काम दोस्तों कौन सा वर्ग या वर्ण करता था? वैश्य वर्ण करता था। जबकि चारुदत्ता कौन से वर्ण में था? ब्राह्मण वर्ग में। फिर भी काम किसका कर रहा है? वैश्य वर्ग का। तो ये समझ में आ गया आपत धर्म क्या है। चले बेटा आगे देखिए। देखते हैं, चलते हैं आगे, बहुत आनंद आएगा बेटा आपके इतिहास की क्लास के अंतर्गत। देखिए चारुदत्ता ने एक वेश्या बसंत सेना से विवाह किया था। जो आपका मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें एक ब्राह्मण और एक वेश्या के बीच में प्रेम संबंधों का उल्लेख है। प्रणय संबंधों का उल्लेख इस ग्रंथ के अंतर्गत है। शूद्रक ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें एक ब्राह्मण व्यक्ति और एक वेश्या महिला का प्रेम प्रसंगों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मृच्छकटिकम में चारुदत्त ब्राह्मण था और उसने एक वेश्या महिला बसंत सेना से विवाह किया था। देखिए बेटा हैंग सांग के अनुसार, हैंग सांग के अनुसार मालवा, सिंध और सौराष्ट्र, ध्यान देना बेटा कि गुप्त काल के समय, गुप्त साम्राज्य के समय मालवा, सिंध और सौराष्ट्र इन प्रांतों के शासक शूद्र थे। क्या थे बेटा? शूद्र थे।
देखिए हिंगसंग ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है कि गुप्त साम्राज्य के समय मालवा, सिंध, सौराष्ट्र के जो प्रांत थे, इन प्रांतों के राजा या शासक दोस्तों आपके शूद्र वर्ण से अपना संबंध रखते थे, या शूद्र वर्ण के ये राजा इन प्रांतों में शासन करते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा आगे दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में दक्कन के वाकाटक शासक ब्राह्मण थे। अपन ने देखा था कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जब अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसकी एक पुत्री थी आपके कौन सी, प्रभावती गुप्त। उसका विवाद विक्रमादित्य ने दक्षिण के राजाओं के साथ में किया था, और दक्षिण के राजा यही थे वाकाटक वंश के राजा, जो क्या थे बेटा, ब्राह्मण थे। आगे देखिए इस काल में दास प्रथा, इस काल में दास प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, और बेटा देवदासी प्रथा प्रचलन में थी। प्रथा प्रचलन में थी। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने का। देखिए मृच्छ कटिकम में उल्लेख है कि चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी वैश्य वर्ण का काम करता था, व्यापार वाणिज्य का काम करता था। इस ग्रंथ में चारुदत्त आपका एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बसंत सेना किस वर्ण से थी, वैश्या, क्या थी, वैश्या थी। देखिए हिंगसंग ने उल्लेख किया है कि गुप्त काल में दोस्तों आपके जो मालवा प्रांत, सिंध प्रांत और सौराष्ट्र प्रांत, गुप्त काल में इन तीनों प्रांतों में किस वर्ग या वर्ण के राजा थे, शूद्र वर्ण या शूद्र वर्ग के राजा शासक करते थे। कहां पर, मालवा, सिंध और सौराष्ट्र प्रांतों के अंदर। नमस्कार बेटा, राधे राधे सभी को, राम राम बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव क्लासेज ऑनलाइन पाठशाला के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप सभी का स्वागत है। देखिए आगे बात आती है कि गुप्त काल के समय दक्षिण भारत के वाकाटक राजाओं का वर्ग क्या था, ब्राह्मण थे। कई बार पूछा गया है कि वाकाटक राजाओं का कौन से वर्ण से संबंध था, ब्राह्मण वर्ग से संबंध था। किसका, दक्षिण के वाकाटक राजाओं का। देखिए दोस्तों इस काल में आपका दास प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा का हमें भानुगुप्त का एरन अभिलेख से उल्लेख मिलता है। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और देवदासी प्रथा का प्रचलन इस काल में था। देवदासी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और दास प्रथा और दोस्तों आपके सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी प्रथाओं का प्रचलन हमें गुप्त काल में प्राप्त होता। इससे पहले भी इन प्रथाओं का प्रचलन था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका देवदासी प्रथा नया आया है। सती प्रथा का हमें भारत इतिहास में पहली बार लिखित अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ से सती प्रथा का प्रारंभ भी माना जाता है। हालांकि सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों पहले भी कई बार हुआ है,
लेकिन ऐसा प्रमाण, ऐसा साक्ष्य हमें इतिहास में पहली बार आपके गुप्त काल के समय दोस्तों देखने को ही हमें प्राप्त होता है। आगे चलिए बेटा, देखिए आगे अपन चलते हैं। देखिए कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख है कि अवगुंठन प्रथा का प्रचलन भी था। अवगुंठन प्रथा का प्रचलन भी था। किस काल में? गुप्त काल में। कालिदास उल्लेख करता है अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में कि गुप्त काल के अंतर्गत अवगुंठन प्रथा का प्रचलन भी था। आगे देखिए बेटा, हमें 510 का ईस्वी का भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख इस काल में हमें प्राप्त होता है। आगे देखिए, कालिदास ने मेघदूत में उल्लेख किया है कि महाकाल मंदिर आपका उज्जैन वाला है। महाकाल मंदिर में दोस्तों, मंदिर में देवदासियां नृत्य करती थी। आगे उल्लेख देवदासियों का कहां पर मिलता है? हमें कालिदास के, देखिए आगे, देवदासी प्रथा का प्रथम उल्लेख सम्राट अशोक के शासन काल के बाद अशोक के शासन काल के बाद बनारस और रामगढ़ अभिलेखों में मिलता है या हुआ है। देखिए बेटा, देखिए इधर गुप्तकालीन समाज का अपन अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, इस पर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख किया है कि गुप्त काल के अंतर्गत अवगुंठन प्रथा का प्रचलन था।
कौन सी प्रथा बेटा? अवगुंठन प्रथा। किस काल में थी? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं कि इस काल में 510 ईस्वी का भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है। इसमें दोस्तों आपके सती प्रथा का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। किसका? सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। कालिदास ने अपने मेघदूत ग्रंथ में उल्लेख किया है कि महाकाल मंदिर आपका उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर देवदासियां नृत्य करते थे। कौन से ग्रंथ में उल्लेख है? कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि देवदासियां इस मंदिर में नृत्य करती थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए भारतीय इतिहास में जो अभिलेख की साक्ष्य देवदासी प्रथा का हमें प्राप्त होता है वो दोस्तों पहला सम्राट अशोक के शासन काल के बाद बनारस और राजगढ़ अभिलेखों से प्राप्त होता है। कहां से बेटा? बनारस और राजगढ़ अभिलेखों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां तक कोई समस्या बेटा नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए बेटा कामसूत्र है। कामसूत्र में वेश्याओं का कामसूत्र में वेश्याओं के प्रशिक्षण और मुद्रा राक्षस में महिलाओं के उत्सव मनाने का उल्लेख है। हमें प्राप्त होता है आपके गुप्त काल में। आगे देखिए बेटा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति है आपकी। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं के उपनयन संस्कार और वेद अध्ययन का निषेध बताया गया है। देखिए सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में लाइव सेशन के अंतर्गत क्लास लेकर के एक बार इधर ब्लैक बोर्ड पर देखने का प्रयास कीजिए। बहुत आनंद आएगा। कहीं आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। एक बार इधर देखिए बेटा कि कामसूत्र में आपका मध्य गुप्तकालीन ग्रंथ है कामसूत्र। इसमें वेश्याओं के प्रशिक्षण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और मुद्रा राक्षस के अंदर दोस्तों हमें महिलाओं के उत्सव मनाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस के अंदर महिलाओं के उत्सव और कामसूत्र में वेश्याओं के प्रशिक्षण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। देखिए मध्य गुप्तकालीन आपकी याज्ञवल्क्य की स्मृति है।
और इस स्मृति में दोस्तों महिलाओं के उपनयन संस्कार और महिलाओं के वेद अध्ययन का निषेध बताया गया है कि गुप्त काल में महिलाएं उपनयन संस्कार की उत्तराधिकारी नहीं थे, नहीं वो वेदों का अध्ययन कर सकते थे। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। तो दोस्तों ये आपका गुप्त कालीन समाज था। अब देखते हैं गुप्त कालीन धार्मिक स्थिति। आइए दोस्तों धार्मिक स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, धार्मिक स्थिति देखते हैं कि गुप्त काल में कौन से धर्म का बोलबाला था या कौन से धर्म को प्रमुख माना जाता था। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। कौन से धर्म का बेटा? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किस काल में हुआ? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों गुप्त काल में हमारा जो सनातन धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, उस धर्म का दोस्तों गुप्त काल में आते आते इसका पुनरुत्थान हुआ, दोबारा से इसका पुनर्निर्माण हुआ। कौन से धर्म का? सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म का। देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। इस काल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गया और यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। देखिए आगे देखिए बेटा, गुप्त काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। कौन से धर्म का विकास हुआ? भागवत धर्म का विकास किस काल में हुआ बेटा? आपके गुप्त काल में। गुप्त काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। आगे देखिए बेटा, भागवत धर्म गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था। क्या था? राजकीय धर्म। किस शासकों का बेटा? गुप्त राजाओं का राजकीय धर्म क्या था? भागवत धर्म। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा, बहुत आनंद आएगा। देखिए गुप्त काल के अपन धार्मिक स्थिति पढ़ रहे हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से धर्म को समाज मानता था या कौन से धर्म का प्रमुखता थी। गुप्त राजाओं का धर्म कौन सा था
ये अपन देखते हैं। देखिए बेटा, गुप्त काल में हमारा जो सनातन धर्म है या ब्राह्मण धर्म है दोस्तों, इसका पुनरुत्थान हुआ था। क्या हुआ था बेटा? पुनरुत्थान। किस धर्म का? आपके ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किस काल में माना जाता है? आपके गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए, इस काल में मूर्ति उपासना प्रमुख केंद्र बन गया और मूर्ति उपासना के लिए दोस्तों यज्ञ का प्रचलन प्राचीन काल में ज्यादा था। तो यज्ञ का स्थान किसने ले लिया? उपासना ने। मूर्ति उपासना ने किसका स्थान ले लिया बेटा? आपके यज्ञ का स्थान गुप्त काल में किसने ले लिया? उपासना ने। किसका? यज्ञ का स्थान। गुप्त काल में भागवत धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ, यानी कि जो भागवत धर्म था सनातन धर्म का पाल्ट है, और इसका गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास किस धर्म का हुआ? भागवत धर्म का हुआ। देखिए बेटा, आगे अपन चर्चा करते हैं कि इस काल में बेटा भागवत धर्म गुप्त राजाओं का क्या था? राजकीय धर्म था। क्या था बेटा? राजकीय धर्म। गुप्त काल में गुप्त राजाओं का राजकीय धर्म कौन सा था? भागवत धर्म। कौन सा था बेटा? भागवत धर्म। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए आगे कि इसी कारण चंद्रगुप्त ने या विक्रमादित्य ने बेटा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए देखिए, भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा, देखिए भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख देखिए कौन कौन से अभिलेखों में हमें भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है आपके गुप्त काल के अंतर्गत। सबसे पहले बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ लेख में आपके बेसनगर का स्तंभ लेख है, जिससे लेख से भागवत धर्म का भागवत धर्म की जानकारी का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। कौन सा बेटा? बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है, ये लेख दोस्तों आपके भागवत धर्म का भारतीय इतिहास में पहला अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। आगे देखते हैं कौन कौन से अभिलेख है। जैसे अपन बात करते हैं अपने राजस्थान का गौसुंडी अभिलेख से भी हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें नाना घाट का अभिलेख और उसके बाद में महरौली का स्तंभ अभिलेख, महरौली का स्तंभ लेख, और उसके बाद में भीतरी अभिलेख और भीतरी अभिलेख के बाद में दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख
देखिए बेटा, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए कि भागवत धर्म से संबंधित हमें जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए बेटा कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है जो आपका दूसरी शताब्दी ईस्वी का है, और इस अभिलेख में पहली बार भागवत धर्म का हमें प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है कि अभिलेख के अंदर पहली बार भागवत धर्म का उल्लेख कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, और इस अभिलेख में हमें भागवत धर्म की पहली बार जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद में कौन कौन से अभिलेखों से हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है, वो अभिलेख आपके हैं। गौसुंडी अभिलेख आपका राजस्थान में है, इस अभिलेख से भी हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अगला आपका नानाघाट अभिलेख है, इस अभिलेख से भी हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। अगला आपका गुप्त काल का महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है, इस अभिलेख में भी आपके भागवत धर्म की जानकारी दोस्तों हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में गुप्त काल का ही भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख, इस अभिलेख से हमें आपके भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद गुजरात में आपके जूनागढ़ अभिलेख है, और इस अभिलेख से भी दोस्तों हमें आपके भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये आपकी भागवत धर्म से कुछ अभिलेखों की जानकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपन धार्मिक स्थिति में देखेंगे, और आज की जो क्लास है आपके दोस्तों अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल इसी समय बेटा आपके साथ 12 से 1 बजे तक जो लाइव सेशन रहता है उसमें सभी दोस्त जुड़ने का प्रयास कीजिए, सभी पढ़ने का प्रयास कीजिए। सभी को दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।